नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर के श्याम सुंदर। मेरा जो विषय है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देता हूं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिंदी कंपलसरी है, जैसे टेट एग्ज़ाम में 30 मार्क का भाग है, डीएससी में तो 44 मार्क्स का है। यहाँ पर हिंदी भाषा के बारे में पहले जानना चाहिए। स्कूल की जो पढ़ाई है उसमें हिंदी भाषा अध्यापक के ऊपर, छात्र के ऊपर निर्भर रहता, मगर ये जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं इसमें संपूर्ण रूप से ज्ञान की ज़रूरत है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे भाषा हिंदी। भाषा हिंदी, भाषा यानी क्या है? भाषा यानी भावावे व्यक्तिकरण को भाषा कहते हैं, यानी आचार विचार, अपने विचारों का प्रदान करना, अपने विचारों को एक दूसरे से लेना देना। हम जो कुछ भी कहना चाहते उसके लिए एक माध्यम की ज़रूरत है, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। इस दुनिया में कई प्रकार की भाषाएं हैं। उन सभी भाषाओं के द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के द्वारा पहुंचा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं भारत में हिंदी भाषा राष्ट्र भाषा का रूप ले लिया है। राष्ट्र भाषा का अर्थ होता है नेशनल लैंग्वेज। भारत में ज़्यादातर लोग समझने की भाषा जो है हिंदी है, इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दी गई। अब अपने सिलेबस के हिसाब से हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा के लिए कंपलसरी शुरुआत से जो वर्णमाला है वहाँ से सीखना पड़ेगा, क्योंकि भाषा केवल मनुष्य रूपी प्राणी के लिए नहीं, सृष्टि में हर एक प्राणी के लिए अपने अपने ढंग की भाषा होती है। भाषा का मतलब भावाभिव्यक्तिकरण, अपने दिल में या दिमाग में अपने विचारों को सामने वालों को प्रकट करने की एक साधन की ज़रूरत है। उस साधन का नाम ही भाषा। जिस माध्यम से हम लोग व्यक्त करते हैं उस माध्यम का नाम दिया गया है उस भाषा का नाम। जैसे अगर आप लोग तेलुगु में व्यक्त करेंगे तो तेलुगु भाषा, हिंदी में व्यक्त करेंगे तो हिंदी भाषा, अंग्रेजी में व्यक्त करेंगे अपने विचारों को तो वो कहेंगे अंग्रेजी भाषा। इस प्रकार भाषा का परिभाषा दी गई। मगर भाषा की परिभाषा वैज्ञानिकों के अनुसार अगर देखे जाएंगे तो ध्वन्यात्मक प्रतीकों के प्रतिस्थापन को भाषा कहते हैं। यहाँ पर ध्वनि, ध्वनि का अर्थ होता है साउंड। यहाँ पर हर एक वर्ण के लिए अपना एक ध्वनि होती है। उस ध्वनि के आधार पर आज प्रयोग हो रहा है। उन प्रयोगों के प्रतिफल ही आज भाषा की शुद्धता हम लोग देख सकते हैं। एक बार भाषा हिंदी के बारे में देखेंगे। किसी भी भाषा के लिए दो रूप होते हैं, एक उच्चरित, दो लिखित। उच्चरित भाषा जो है इसको कहते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा, केवल काम काज चलाने के लिए इस्तेमाल या प्रयोग करने की है। मगर लिखित भाषा साहित्यिक भाषा होती है। लिखित भाषा शिक्षित लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए है और पढ़ाई के लिए है। इसीलिए इसके ऊपर कई प्रकार के प्रयोग हुए। भाषा वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के कई तरीकों से वो लोग एक निष्कर्ष निकाले और इसके अंतर्गत पहला आएंगे वर्णमाला। किसी भी भाषा के लिए वर्णों की ज़रूरत है। वर्ण के बिना हम लोग शब्द नहीं बना सकते, शब्दों के बिना वाक्यांश नहीं बना सकते, वाक्यांश के बिना इकाई नहीं बना सकते। इकाई को हम लोग कहते हैं कि पाठ। इकाइयों के जो मूल है उन मूलों को लेकर हम लोग कहते हैं कि पाठ। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जब पहला कदम है वर्णमाला। अब भाषा के बारे में देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है वेदों में भाषा के लिए अनेक नाम हैं, यदा वाग वाच गिर इत्यादि। भाषा के बारे में जब जानते हैं, यहाँ पर वेद, हम लोग वेदों को बहुत महत्व देते, क्योंकि सभी भाषाओं का मूल वेदों से है। वेद सबसे प्राचीनतम है, इस प्रकार मानते हैं। और वेद संस्कृत में लिखा गया। प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा से सभी भाषाओं का विकास उद्भव हुआ है, ऐसा मानते हैं। हिंदी भी एक ऐसी भाषा है, संस्कृत से विकसित हुई भाषा है। इसीलिए कहा गया संस्कृत माँ है तो हिंदी उसकी बेटी है। यानी
भारतीय सभी भाषाओं का मूल आधार संस्कृत है। वेदों में भाषा के लिए क्या कहा गया? वाग, वाच, गिर इत्यादि, इन्हें कई नाम दिया गया है भाषा के लिए। ऋग्वेद के अनुसार सर्वप्रथम इंद्र ने मनुष्य को ईश्वर स्तुति करने के लिए भाषा प्रदान की। आदि मानव के बारे में जब देखते हैं तो उस समय मनुष्य रूपी प्राणी जब पैदा हुआ उस वक्त कुछ भी भाषा नहीं है। केवल उनके भूख को मिटाने के लिए जानवरों को मारते थे, भूख मिटाते थे, और खाना, सोना, आराम करना, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जब ये आदिमानव में परिवर्तन आया और उनके विचारों में आदान प्रदान करने की जब उन्होंने सोचा, उस वक्त चित्रलिपि, कूटलिपि, इस प्रकार की भाषा का उन्होंने आविष्कार किया। आज आधुनिक मनुष्य इस प्रकार की लिपि को प्रयोग जो कर रहा है तो उसका मूल शुरुआत से देखना है। कहा जाता है कि ऋग्वेद में कहा जाता है कि इंद्र, भगवान जो इंद्र मानते हैं उस समय के लोग, उनकी स्तुति करने के लिए, स्तुति अर्थ होता है उनका याद करने के लिए, उन्होंने मनुष्य रूपी प्राणी के लिए भाषा का प्रदान की। ये मानना नहीं मानना वो अलग बात है, ऐसा लिखा हुआ है ऋग्वेद में। और एक वेद भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही नहीं, सृष्टि के प्रत्येक प्राणी का अपने अपने ढंग की भाषा होती है। हाँ सही, देखिए हम सोचते हैं कि केवल मनुष्य के लिए ही भाषा है, नहीं, भाषा वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह साबित किया है कि हर एक प्राणी के लिए अपने अपने ढंग की भाषा है। जैसे जानवरों की अपनी भाषा है और पशु पक्षियों की अपनी भाषा है, यहां तक कि पेड़ पौधों के लिए भी अपनी एक भाषा होती है। इन्हें समझना अपने लिए बहुत कठिन है। जैसे हम लोग देखते हैं जो किसान खेती बाड़ी करते हुए अपने गाय या बैलों को जो आवाजों के द्वारा पुकारते हैं, वो जो आवाजें है जानवर समझ सकते हैं कि क्या है। आगे बढ़ो, ड्र ड्र, इसका अर्थ क्या हुआ? ड्र ड्र का अपने लिए नहीं है भाषा, वो मनुष्य रूपी प्राणी का भाषा नहीं है, वो जानवरों की भाषा। ऐसे कुत्तों की इस प्रकार की जो भाषा है, ये भाषा जानवर समझ सकते हैं, और जानवरों की अपनी भाषा है, पशु पक्षियों की अपनी भाषा है। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही नहीं, सृष्टि में हर एक प्राणी के लिए अपने अपने ढंग की अपनी भाषा होती है। पेड़ पौधों की भी अपनी भाषा है। जैसे वैज्ञानिकों ने निकाला, पेड़ पौधे भी बात करते, पेड़ पौधे भी सोते हैं। यहां पर और एक बात देखिए, मनुष्य भाषा का प्रयोग दो रूपों में करता है, एक मूक भाषा, दो बोलचाल की भाषा। मूक भाषा का अर्थ होता है सिंबॉलिक लैंग्वेज, ध्वनि का उच्चारण कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी है वो संकेतों के द्वारा बताता है। और बोलचाल, बोलचाल यानी मुख के द्वारा व्यक्त करने वाले शब्दों को या बात को कहते हैं बोलचाल, बोलचाल की भाषा। विद्वानों के अनुसार भाषा सार्थक ध्वनियों का समूह है, मगर भाषा की परिभाषा विद्वान लोग ने यह कहते हैं कि सार्थक ध्वनियों के समूह को भाषा कहते हैं। ध्वनि यानी अभी भाषा के लिए चार प्रकार के विज्ञानों में विभाजित किया गया। उन विज्ञानों के हिसाब से वो लोग कहते हैं कि ध्वनि इंपॉर्टेंट है। यहां पर सार्थक ध्वनि यानी मीनिंगफुल साउंड, सार्थक ध्वनियों के समूह को, अर्थात ध्वन्यात्मक प्रतीकों के प्रतिस्थापना को भाषा कहते हैं। ये जो ध्वनि है सार्थक ध्वनि, उसका रूप को हम लोग प्रतिस्थापन करना, यानी लिपि के द्वारा प्रतिस्थापन करने का अर्थ होता है लिखना। जो कहते हैं, जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं, उस ध्वनि को लिपिबद्ध रूप में अगर अपन लिखेंगे तो उसको कहते हैं भाषा। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। विद्वानों के अनुसार भाषा सार्थक ध्वनियों का समूह है। देखिए, भाषा किसके लिए? समाज में जो कुछ भी हो रहा है उन सब के बारे में हम लोग साहित्य में लिखते हैं। साहित्य कहां से आता? साहित्य सृजनशील है। साहित्य को समाज में होने वाले घटनाओं को लेकर साहित्यकार लिखते हैं। साहित्यकार का अर्थ होता है पढ़ा लिखा, शिक्षित, किसी एक क्षेत्र में विद्वान है।
यहां पर देखिए, साहित्य समाज का दर्पण, दर्पण का अर्थ होता है आईना, मिरर। समाज, अपने समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसी को लिखते साहित्यकार। जो गलतियां हैं उन गलतियों को उठाना, उसका सुझाव बताना साहित्यकार का ये मुख्य उद्देश्य होता है। आईने में अपने को देखेंगे तो अपना चेहरा ही दिखाएगा। जब पुस्तक को पढ़ेंगे तब उस समय अपने को पता चलेगा कि समाज में किस प्रकार की घटनाएं घट रही है और उसको किस प्रकार हल करना चाहिए, यानी समस्या का समाधान क्या है ये भी बताते हैं उसमें। ध्वन्यात्मक प्रतीकों का प्रतिस्थापन भाषा कहते हैं। साहित्यिक दृष्टि से भाषा के भी दो रूप होते हैं। देखिए, सामान्य रूप से दो प्रकार है, एक मुख भाषा, बोलचाल की भाषा, यानी ये साधारण जनता के लिए है। साधारण यानी सामान्य लोग, साहित्य यानी पढ़े लिखे लोगों की भाषा। ये दो प्रकार है, एक उच्चरित, दो लिखित। उच्चरित यानी जो कुछ भी कह रहे हैं इनके कहने में शुद्धता होती है, भाषा में शुद्धता, क्योंकि ये लोग शिक्षित है। और लिखित भाषा, लिखित भाषा केवल साहित्यिक भाषा में ही हम लोग देख सकते हैं। साहित्यिक भाषा का अर्थ होता है उच्चरित के साथ साथ लिखित भी जरूरी है। बोलचाल या उच्चरित भाषा को मौखिक भाषा भी कहते हैं। इसके पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। बोलचाल यानी जो बातचीत करते हैं उसके लिए शुद्धता की जरूरत नहीं है, व्याकरण की जरूरत नहीं है। और उच्चरित अभी साहित्यिक रूप में जो कह रहे हैं इसमें व्याकरणिक नियमों का पालन करते हैं। उन दोनों में साधारण, असाधारण। असाधारण यानी शुद्ध भाषा, उच्चरित भाषा का अर्थ होता है साहित्यिक में शुद्ध भाषा। इन दोनों को हम लोग कहते हैं मौखिक भाषा, यानी मुख के द्वारा व्यक्त करने वाली भाषा है। हिंदी भाषा का मूल लिपि ब्राह्मी लिपि। मूल लिपि का अर्थ होता है उसका कारण, पहला कौन सा है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि। आज जिस लिपि का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं इस लिपि को हम लोग कहते हैं देवनागरी। मूल लिपि का अर्थ होता है फाउंडेशन, शुरुआत, ब्राह्मा या ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि की जो विशेषता है, इस भाषा का लिपि का एक विशेषता है कि जो कहा जाता है वही लिखा जाता है। यह है इसकी विशेषता। अब शिक्षा के क्षेत्र में अगर जब देखेंगे तो टेट जो एग्जाम है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अध्यापक नियुक्ति के लिए करने वाले परीक्षाओं में हिंदी भाषा से संबंधित 30 मार्क के 30 मार्क्स का सेक्शन है। इसमें भाषा से संबंधित, प्रत्येक रूप से हिंदी भाषा से संबंधित 30 मार्क आएंगे। ये 30 मार्क पूरा संपूर्ण व्याकरण के ऊपर निर्भर है। अभी तक अपने को जितना भी याद है उसी में हम समझते हैं कि सब हमें पता है। ये गलत है, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे विषय जो है आपके स्कूल की शिक्षा में हो या कलाशाला की शिक्षा में हो या आज तक आप जितने भी पढ़े हैं उसमें छूट गए हैं। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं वो भी हम लोग बताते हैं। उसमें आप पहचान सकते, आप देख सकते, उससे पता चलता है कि आपका ज्ञान कितना है। यहां पर देखिए, भाषा विज्ञान के किसी भी भाषा के लिए ये 4 तत्व प्रदान है। पहला ध्वनि विज्ञान, दूसरा शब्द विज्ञान, तीसरा रूप विज्ञान, 4 वाक्य विज्ञान। इससे भाषा बनती है। ये भाषा विज्ञान का कहना है। देखिए, ध्वनि, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, मेरे मुंह से निकलने वाले ध्वनियों से आप यह समझ रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, क्या कहना चाहता हूं। ये ध्वनि अगर उच्चरित नहीं हुआ तो आप तक मेरे विचार नहीं पहुंचेंगे। ये सब ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा शब्द विज्ञान, केवल ध्वनियों से भाषा नहीं बनती, वर्णों के द्वारा, वर्णों के समूह से शब्दों को बनाते। ये शब्द भी किस प्रकार के शब्द, शब्द फिर 2 प्रकार है, एक सार्थक, 2 निरर्थक। सार्थक का अर्थ होता है सही अर्थ,
निरर्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ नहीं है या ना। देखिए, जिन शब्दों का अर्थ ही नहीं है तो उन शब्दों को हम लोग सीखने की जरूरत भी नहीं है। हमें केवल सार्थक शब्दों को ही सीखना है। ये सब शब्द विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार शब्द बनाते हैं, शब्द कितने प्रकार है, शुरुआत से लेकर आज तक शब्दों को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया, ये सब इसके अंतर्गत भाषा विज्ञान में हम लोग देखते हैं। भाषा विज्ञान के ये 4 तत्व अगर समझ में आ गया तो भाषा के ऊपर अधिकार अपने आप आ जाता है। रूप विज्ञान, तीसरा जो है रूप विज्ञान। रूप का अर्थ होता है आकार। जिस ध्वनि का उच्चारण होता है, जिन ध्वनियों के समूह से शब्दों को बनाते हैं, उन शब्दों का रूप किस प्रकार देना चाहिए यह भी निर्धारित किया गया है भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार। शुरुआत से लेकर आज तक ये जो रूप है उस रूप का परिवर्तन कैसा हो रहा है, रूप क्या है, उसके बारे में इसमें बहुत लंबा सा सफर है ये रूप विज्ञान, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और वाक्य विज्ञान, वाक्य का अर्थ होता है सेंटेंस। केवल वर्णों से या ध्वनियों से या शब्दों से या रूप से भाषा नहीं बनती। भाषा के लिए वाक्यांश जरूरी है। इस वाक्यांश को कैसा बनाना, हिंदी भाषा के लिए वाक्यांश के लिए नियम है, जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं। जैसे कर्ता प्लस कर प्लस क्रिया, ये नियम है। वाक्यांश, हिंदी वाक्यांश के लिए कर्ता कर्मा क्रिया का जो नियम है, इस नियम का पालन करना जरूरी है। अंग्रेजी में इस प्रकार नहीं रहता, तेलुगु में इस प्रकार रहता नहीं रहता नहीं मालूम। कहने का अर्थ एक एक जो सब्जेक्ट है, एक एक जो विषय है, उसके अनुसार जो विज्ञान है, उस विज्ञान के बारे में जानकारी है तो हम लोग सही उसके साथ न्याय कर सकते हैं। ये 4 प्रमुख अंग है हिंदी भाषा के लिए। अब आगे देखेंगे। पहला है ध्वनि विज्ञान। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार ध्वनि विज्ञान मानव वाग्यंत्र से विस्तृत भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण, विवेचन तथा वर्णन करता है। ध्वनि का अर्थ होता है साउंड। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार ध्वनि विज्ञान मानवीय वाग्यंत्र से विस्तृत भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण, विवेचन तथा वर्णन करता है। वाग्यंत्र यानी वोकल कॉर्ड, अपने वाग्यंत्र से निकलता है ये जो ध्वनि है, वाग्यंत्र से निकलने वाले ध्वनि से ही सामने वालों को कुछ तो भी सुनाई देता, हम क्या कह रहे हैं। ये ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत का तो का ध्वनि वो पहचानेगा, गा का ध्वनि पहचानेगा, धा का ध्वनि पहचान, आ का ध्वनि पहचानेगा। ध्वनि देखिए, हर एक वर्ण का ध्वनि एक जैसा नहीं रहता। जैसे आ का गा धा, देखिए क्ष, यानी कहने का अर्थ ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत इसकी विश्लेषण या विवेचन या उसके बारे में कार्य होता है। शब्द विज्ञान, भाषा के क्रमिक विकास की रूपरेखा शब्द है। भाषा ध्वनियों के बाद शब्दों का निर्माण होता है। इन शब्दों के साथ ही हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं भाषा में। इसीलिए कह रहा है भाषा के क्रमिक विकास की रूपरेखा शब्द है। क्रमिक यानी आगे बढ़ने का अगला कदम है शब्द। संस्कृत में शब्द के लिए हम पद या पदा का प्रयोग करते हैं। मैंने पहले ही बताया संस्कृत मूल है, हिंदी के लिए मूल कौन सा है, संस्कृत भाषा से। इसीलिए जितने भी वर्ण हैं संस्कृत के, हिंदी के वर्णों से मिलते रहते हैं, आकार में हो, ध्वनि में हो। इसीलिए भाषा की दृष्टि से शब्द का बड़ा महत्व है। अगर शब्द नहीं है तो भाषा में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वर्णों के मेल से शब्द बनाते, शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है भाषा के अंतर्गत। तीसरा रूप विज्ञान, जिसका कभी नाश ना हो उसे अक्षर कहते हैं। जो वर्ण कहते हैं हिंदी में, दूसरी भाषाओं में अक्षर कहते हैं। अक्षर का अर्थ क्या होता है मैं बताता हूं।
आ प्लस क्षर। क्षर का अर्थ नाश। नाश मीन्स फिनिश। आ मीन्स नहीं। आ मीन्स नहीं। कभी नाश ना हो, यानी जब रूप में हम लोग बनाएं, उदाहरण के लिए आ इस प्रकार जब बनाएं तो तब से लेकर आज तक कभी भी आ का आकार कभी नहीं बदला। यह है कभी नाश ना हो। जितने भी वर्ण हैं हिंदी में, सभी वर्ण कभी नाश नहीं होते। वर्णमाला कहते हैं हिंदी में, और इसी का दूसरा नाम है अक्षर। अक्षर संस्कृत शब्द है। अक्षर का अर्थ है कभी नाश ना हो। आ प्लस क्षर। क्षर यानी नाश, आ मीन्स नहीं। अक्षर समूह का दूसरा नाम है वर्ण। हिंदी में जो वर्णमाला कहते हैं, अंग्रेजी में जो अल्फाबेट्स कहते हैं, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। वर्ण का अर्थ होता है वर्ग, रंग, रूप आदि। ये जो वर्णमाला का मीनिंग क्या है? माला का अर्थ होता है एक इस प्रकार फूलों को, जिस प्रकार एक एक फूल को माला के रूप में जैसे बांधते हैं। माला यानी थ्रेड, धागा, फूलों को बांधने वाली धागा। वर्ण का अर्थ होता है यहां पर अक्षर। वही कह रहा है वर्ग, रंग, रूप ये सब रहता है। उसका दूसरा नाम क्या है? वर्ग, रूप, रंग ये सब रहता है वर्णों के लिए। अक्षर समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहां पर देखिए वर्णमाला। परीक्षा में इस प्रकार पूछते हैं अक्षरमाला का दूसरा नाम क्या है? वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला ही कहना चाहिए, अक्षरमाला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये अक्षरमाला संस्कृत का है, या भारतीय दूसरी भाषाओं में अक्षरमाला कहते हैं, मगर हिंदी में अक्षरमाला नहीं कहते, वर्णमाला ही कहना चाहिए। वर्ण का अर्थ यहां पर बताया वर्ग, रंग, रूप ये सब होता है उसमें। और चौथा वाक्य विज्ञान। वाक्य का अर्थ होता है सेंटेंस। विद्वानों के अनुसार ध्वन्यात्मक प्रतीकों का प्रतिस्थापना को भाषा कहते हैं। इसके पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ध्वन्यात्मक प्रतीकों को, जो कुछ भी हम लोग कह रहे हैं, शब्दों के रूप में जो कुछ भी व्यक्त कर रहे हैं, उसको सही क्रम में रखना, उसी को भाषा कहते हैं। इसके लिए वाक्य बनाने के लिए नियम, कर्ता प्लस कर्मा प्लस क्रिया का जो नियम है उसके आधार पर ही निर्भर रहता है वाक्यांश। हिंदी वाक्यांश बनाने के लिए कर्ता, कर्मा, क्रिया ये व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। कर्ता का अर्थ क्या है, कर्म का अर्थ क्या है, क्रिया का अर्थ क्या है, यानी एक शुद्ध वाक्यांश के लिए इन तीनों की जरूरत है और इसी क्रम में रहना चाहिए। कर्ता के बाद ही कर्म आना चाहिए, कर्म के बाद ही क्रिया आना चाहिए। जैसे एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर देखें। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं मारा। राम ने रावण को मारा। राम, राम यहां पर कर्ता, करने वाला। रावण कर्म, किसको मार रहा है? कर्ता का काम किसके ऊपर हो रहा है? रावण के ऊपर, यानी वो कर्म है। मारा, मारना यानी किल्ड, यानी मारना काम है। काम को हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद क्रिया, यह है वाक्यांश का नियम। ये ने और को व्याकरण के अनुसार प्रत्यय कहते हैं, कारक चिह्न कहते हैं। कई प्रकार के ऐसे व्याकरण के जो मूल है, उन सभी मूलों को हम लोग सहायता से ही संपूर्ण वाक्यांश बना सकते हैं। प्रमुख रूप से वाक्यांश बनाने के लिए ये तीन जरूर रहना चाहिए, जैसे कर्ता, कर्मा और क्रिया।
और बीच बीच में उससे संबंधित कारक चिन्हों की और व्याकरण से संबंधित कुछ अंशों को जोड़ना पड़ता है, जैसे लिंग, वचन, कारक चिन्ह सबकी सहायता से ही वाक्यांश बनता है। ये सब व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे, किसी भी भाषा के लिए वर्णमाला की जरूरत है। भाषा, लैंग्वेज, वर्णमाला के बिना हम लोग शब्दों को नहीं बना सकते, शब्दों के बिना वाक्यांश नहीं बना सकते, वाक्यांश के बिना भाषा ही नहीं बनता। यानी इसका अर्थ हुआ वर्णमाला पहला कदम है किसी भी भाषा के लिए। हिंदी में वर्णमाला कहते हैं हम लोग, दूसरी भाषाओं में अक्षरमाला कहते हैं। यहां पर देखिए, वर्णमाला को जब हम लोग देखते हैं तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। हिंदी की जो वर्णमाला है 3 भागों में विभाजित किया। वो क्या है? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है संयुक्ताक्षर। क्योंकि जिन वर्ण का उच्चारण करते हैं उसकी जो ध्वनि है उसके आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया। ध्वन्यात्मक प्रतीकों के प्रतिस्थापना को भाषा कहा गया, इसीलिए उन ध्वनियों को वो लोग उच्चारण के अनुसार कैटेगरीज। उसके अंतर्गत पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है संयुक्ताक्षर। स्वर यानी क्या है? वोवेल्स कहते हैं अंग्रेजी में। यहां पर देखिए, स्वर, स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में जितने भी वर्ण हैं उसमें पहला जो स्वर है, स्वर हमेशा स्वरोच्चारण में स्वतंत्र होते हैं। स्वरतंत्र का अर्थ होता है इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल। वो जो भी है अपना एक अस्तित्व है, अपना एक इंडिविजुअलिटी है, अपना एक आजादी से रहती है, उसी को कहते हैं स्वतंत्र। स्वरों की संख्या जब देखते हैं तो 13 है। कितने हैं स्वर? 13 है। स्वरों की संख्या 13। जैसे वो 13 क्या है यहां पर देखिए, आ, ई, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। यहां पर उच्चारण करते वक्त किस प्रकार करना चाहिए ध्वनि का उच्चारण? आ, ए, ओ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। यह है ध्वनि का उच्चारण। आ, ए, ओ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। ये नहीं। शुद्ध भाषा का अर्थ होता है ध्वनि का उच्चारण शुद्ध होना। जैसे स्वरों का उच्चारण करते वक्त आ, ई, ओ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। इस प्रकार उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि स्वर का उच्चारण में पहला वर्ण जो है और दूसरा वर्ण जो है दोनों के आकार में हो या उच्चारण में हो, ध्वनि में हो, स्वतंत्र है, एक दूसरे से भिन्न है। जैसे आ। देखिए आकार में, देखिए जब आकार में देखते हैं आ जैसा है, मगर आ नहीं होता। आ इन दोनों के उच्चारण में भी बहुत भेद है। इसीलिए कहते हैं स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। स्वरोच्चारण में, उच्चारण का अर्थ होता है कहने में, अलग है ना। अब समझ में आ गया? अब देखिए ये कितने हैं? 13। फिर स्वरों को हम लोग 2 प्रकारों में विभाजित किया गया। वो क्या है? एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व का अर्थ क्या है? दीर्घ का अर्थ क्या है? स्वर यानी स्वतंत्र है। ह्रस्व का अर्थ होता है जिस वर्ण के उच्चारण करने के लिए ज्यादा शक्ति की प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आ,
ई वो रू। देखिए ज्यादा शक्ति की जरूरत नहीं है। आ ई उ रू। दीर्घ का अर्थ होता है जिन वर्ण का उच्चारण करने के लिए ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ती है, जैसे आ, ई, ऊ, रू, ए, आई, ओ, आओ। यहां पर देखिए ध्वनि का उच्चारण करते वक्त ध्यान दीजिए, ज्यादा ज्यादा समय यहां पर, इसलिए दीर्घ दीर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ। आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ। अब जब ह्रस्व स्वर देखेंगे तो 5 है और दीर्घ स्वर देखेंगे तो 8 है। देखिए आ, ई, ऊ, रू, लू। ये जो लू है लुप्त हो गया, मगर जब व्याकरण के हिसाब से जब पुष्य है तो उस वक्त कितना लिखना है? 5 है। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5 है। आ, ई, ऊ, रू, लू। और दीर्घ स्वर कितने हैं? 8 है। वो क्या है? आ, ई, ऊ, रू, ए, आई, ओ, आओ। ये 8 है। अब यहां पर आहा, का जब देखते हैं आप लोग, के ऊपर जो बिंदी है, केवल उस बिंदी को हम लोग अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार। उसी प्रकार आहा, ये जो है, ये जो कोलन जैसा आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको हिंदी में हम लोग विसर्ग कहते हैं। ये जो बिंदी है इसके लिए अनुस्वार, आहा जो एक कोलन है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विसर्ग। अब देखिए और आहा, एक के लिए अनुस्वार है, आहा के लिए विसर्ग है। इन दोनों को मिला के अयोगवाग कहते हैं। इन दोनों को मिला के अयोगवाग कहते हैं। संस्कृत में ए, आई, वो, औ को संध्याक्षर कहते हैं। संस्कृत में केवल इन 4 वर्णों को संध्याक्षर कहते हैं। के लिए अनुस्वार, आहा के लिए विसर्ग, और आहा को अयोगवाग कहते हैं। ए, आई, वो, औ को संज्ञाक्षर कहते हैं। यानी स्वर के बारे में इतना जानकारी रहना जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वो किसी भी के प्रकार के एग्जाम हो, वो टेट एग्जाम हो सकता है, डीएससी एग्जाम हो सकता है, या किसी भी प्रकार के एग्जाम हो। पहले भाषा के ऊपर, भाषा की जो बुनियादी है, जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है, जो आरंभ कहते हैं, वर्णमाला, ये बहुत बड़ा महत्व है। पहले वर्णमाला का संपूर्ण ज्ञान है तो हम लोग गलतियां नहीं कर सकते। गलतियां होने की क्या संभावना है? यही है, संपूर्ण ज्ञान रहता। वर्णमाला किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है, मगर उसके कैटेगराइजेशन, उसके प्रकार के बारे में जानकारी नहीं है। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं? इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। को क्या कहते हैं? आहा को क्या कहते हैं? और आहा को मिला के क्या कहते हैं? यहां पर देखिए दीर्घ स्वर कौन सा है या ह्रस्व स्वर कौन सा है, स्वर कितने हैं। अब स्वर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। स्वर के बाद जो है व्यंजन। स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। अब व्यंजन की परिभाषा देखिए। जो ध्वनियां पूर्ण रूप से व्यक्त होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। पूर्ण रूप से, कंप्लीट उसका साउंड जो भी है सब व्यक्त होता है। जब कहते हैं तो सामने वाला को संपूर्ण रूप उसका वो लोग पहचानते हैं। जैसे देखिए व्यंजन प्रत्येक ध्वन्यात्मक प्रतीक है। व्यंजनों का अपना सेपरेट है, अपना अलग ध्वनि है। व्यंजन में फिर कितने प्रकार? व्यंजनों को जैसे स्वरों को 2 प्रकार है, जैसे ह्रस्व और दीर्घ, वैसे व्यंजनों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। वो 3 क्या है? देखिए स्पर्श व्यंजन, अंतस्य व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये 3 क्या है देखेंगे। व्यंजन का अर्थ होता है पूर्ण रूप से व्यक्त होना। दूसरा प्रकार वर्णमाला में
स्पर्श व्यंजन, इसके अंतर्गत पहला जो है स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी छूने वाला, स्पर्श का अर्थ। यहां पर देखिए क क ग ग च च ज ज न, ट ट ड ड न, त त द द न, प प ब प फ ब ब मा। इसी को हम लोग का चा टा ता पा वर्ग भी कहते हैं। कचट तपा वर्ग 5 वर्गों में विभाजित किया गया। एक एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ग 5 वर्ण स्पर्श व्यंजन हो गया, कुल मिला के 25। अपने दिमाग में ये याद रहना चाहिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 5। प्रश्न इस प्रकार पूछते हैं, यहां पर देखिए कौन सा वर्ग बोले तो का चा टा ता पा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। फिर उसके अंतर्गत कितने वर्ण हैं? 5 है। जैसे यहां पर है देखिए 5 5 5 5 5 5 5 × 5 25। स्पर्श व्यंजन को का चा टा पा वर्गों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितने हैं? 25 है। यहां पर देखिए अंतिम जो का चा टा पा वर्ग के अंतिम जो वर्ण है उन सब के कुलों को सानानुनासिका कहते हैं। सानानुनासिका। जैसे देखिए ये जो 5 है, अंतिम का वर्ग के अंतिम वर्ण, चा वर्ग के अंतिम वर्ण, टा वर्ग के अंतिम वर्ण, ता वर्ग के अंतिम वर्ण, पा वर्ग के अंतिम वर्ग, ञ अना ना ना, ये जो 5 है कचट तपा वर्ग के अंतिम वर्ण कहते हैं। इन 5 को ही सानानुनासिका कहते हैं। अब अगला देखेंगे अंतस्य व्यंजन। पहला प्रकार हो गया ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कितने हैं? 25 है। कचट तपा वर्ग के 5 वर्ण, 25 वर्ण। अब अंतस्य व्यंजन, अंतस्य व्यंजन के बारे में देखिए। यारा लावा, कचट तपा के 25 वर्ण होने के बाद बचे कितने? या रा लावा। इन 4 वर्णों को ही अंतस्य व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन का अर्थ होता है अंत का 4, शा शा सा हा, यानी 4 4। अंत्यस्य व्यंजन 4 है और ऊष्म व्यंजन 4 है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। ये 3 प्रकार है व्यंजन में। वर्णमाला में पहला स्वर है, स्वर के बाद व्यंजन है, व्यंजन के बाद अब संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, ये अक्षर संयुक्त है। संयुक्त का अर्थ होता है मेल। स्वर जैसा स्वतंत्र नहीं है, व्यंजन जैसा पूर्ण रूप से उच्चारित होने वाला ध्वनि नहीं है, ये संयुक्त है। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर मेंक्षा,क्षा खा प्लस शा से बनता। परीक्षा में क्या पूछते?क्षा सबको मालूम है, त्रा सबको मालूम है, ज्ञा सबको मालूम है। मगर परीक्षा में हम लोग उसका किस प्रकार निर्माण हुआ परीक्षा में दिए तो नहीं पहचान सकते।क्षा का निर्माण का प्लस शा से हुआ और त्रा का ता प्लस रा से बना और ज्ञा का जा प्लस अना से बना। इन 3 वर्णों को ही हम लोगक्षा त्रा ज्ञा कहते हैं। ये है प्रमुख रूप से जितने भी वर्णमाला में वर्ण हैं उन वर्णों का वर्गीकरण है। अब एक बार सभी वर्णों को देखेंगे। स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 13 है।
और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अंतस्य व्यंजनों की संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है और संयुक्त अक्षरों की संख्या 3 है। कुल कितने हो गए देखिए 49। यानी हिंदी में वर्णमाला का विभाजन किस प्रकार किया गया, इसका जानकारी अगर अपने को है तो किसी भी प्रकार के आगे बढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। पहले स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं। फिर स्वर 2 प्रकार हैं, एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। वो जो 13 है, 13 क्या है? अ आ इ ई उ ऊ रु ए ऐ ओ औ अम आहा। इसमें ह्रस्व स्वर 5 है और दीर्घ स्वर 8 है। वो क्या है? इसके पहले मैंने बताया, आ ई उ रु लु, ये 5 है ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर में जब देखेंगे तो आ ई उ रु ए ऐ ओ औ, ये 8 है। केवल अम, ये जो बिंदी है इसको कहते हैं अनुस्वार, और आहा ये जो विसर्ग है, इन दोनों को मिला के अयोगवाह कहते हैं। स्वर होने के बाद दूसरा है व्यंजन। व्यंजनों को हम लोग कितने भागों में विभाजित किया गया? 3। एक स्पर्श व्यंजन, 2 अंत्यस्य व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण है, का च ट त प वर्गों में विभाजित किया गया। एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। क च ट त प वर्ग के अंतिम वर्णों को, जैसे ञ अना ना ना मा, इन 5 वर्णों को सानानुनासिक हम लोग कहते हैं। उसके बाद अंत्यस्य व्यंजन जो है या रा ला वा, ये जो 4 है। ऊष्म व्यंजन शा शा सा हा, इन 4 को। क्षात्रा ज्ञा, ये जो है संयुक्त अक्षर, जैसे क्षा कैसे बना, त्रा कैसा बना, ज्ञा कैसे बना, यहां पर मैंने बताया। इस प्रकार वर्णमाला का जो रूप है, आकार है, ध्वनि के उच्चारण के अनुसार उसका रूप बनाया गया, उसका हम लोग विभाजनों में विभाजित किया गया। आगे देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्द वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं। हम लोग देखते हैं शब्द अपने आप नहीं बन सकता, सार्थक शब्द अर्थ के आधार पर, अर्थ यानी मीनिंग को दृष्टि में रखकर, उसका अर्थ को दृष्टि में रखकर बनाए। जैसे इसी को हम लोग शब्द शक्तियां में वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक कहते हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना भी कहते हैं। और एक बनावट के आधार पर बाद में हम लोग क्या करें, अर्थ को बाजुक रख के आगे बढ़े। भाषा वैज्ञानिकों के आविष्कारों में अगला कदम है बनावट के आधार पर। इसी को व्युत्पत्ति भी कहते हैं। परीक्षा में क्या पूछते हैं? बनावट के आधार पर का दूसरा नाम क्या है? व्युत्पत्ति। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ कहते हैं। ये 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है शब्दों को, केवल शब्दों को। शब्द यानी वर्ड्स। शब्द कैसे बनते हैं? अक्षरों के या वर्णों के समूह से। वर्ण क्या है ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं या पढ़ चुके हैं। यहां पर देखिए तीसरा, इतिहास के आधार पर। इतिहास यानी हिस्ट्री, इसी को कहते हैं उत्पत्ति। और एक नाम क्या है? उत्पत्ति। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अर्ध तत्सम इस प्रकार के भी है, बाद में उन सबको हटा दिए गए। मेन प्रमुख रूप से देखे जाए तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। आज जो रूपांतरित के आधार पर कहते हैं उसको प्रयोग, प्रैक्टिकल। आज भाषा विज्ञान ये दिखता है कि सबूतों की जरूरत है। बी प्रैक्टिकल, लैंग्वेज में भी प्रैक्टिकल्स
जरूरी है, रूपांतरित। इसी को विकारी अविकारी कहते हैं। अभी जो कुछ भी चल रहा है भाषा का जो रूप, विकारी अविकारी रूपांतरित के आधार पर या प्रयोग के आधार पर ही हम लोग कार्य कर रहे हैं, कार्य चला रहे हैं। इन सब के बारे में आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अब शब्द के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूं। शब्द दो प्रकार होते हैं। जिन वर्णों के मेल से हम लोग शब्द बनाए वे शब्द दो प्रकार है, एक सार्थक, दो निरर्थक। सार्थक का अर्थ होता है सही अर्थ, जैसे का प्लस मा प्लस ला। यहां पर देखिए, का एक वर्ण है, मा एक वर्ण है, ला एक वर्ण है। इन तीनों को मिलाने से, मेल से कमल बना। कमल का अर्थ होता है एक फूल का नाम। उस शब्द का अर्थ है एक फूल, एक पुष्प का नाम है कमल। इन्हीं वर्णों को सभी ध्वनि सही है। एक बार देखेंगे, का प्लस ला प्लस मा, कलम। इसका भी अर्थ है, कलम का अर्थ हुआ पेन। इस शब्द का अर्थ पेन ही आएंगे। कमल का अर्थ है फूल, कलम का अर्थ है पेन। कलम का अर्थ फ्लावर नहीं है, कमल का अर्थ पेन नहीं है। समझ में आ गया? यानी शब्दों का अर्थ स्थिर, कभी बदलने वाला नहीं है। और एक उदाहरण इन्हीं सार्थक वर्णों को लेंगे। मा ला का मलक। मलक, मलक शब्द का अर्थ नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं निरर्थक शब्द। लकम निरर्थक शब्द है। समझ में आया? यानी निरर्थक यानी उस शब्द का कुछ अर्थ रहना, कुछ आकार रहना, रूप रहना, कुछ तो भी रहना। निरर्थक शब्दों को हम लोग साहित्य में नहीं लेते। शिक्षा के क्षेत्र में निरर्थक शब्दों का महत्व नहीं है। फिर सार्थक शब्दों को देखते हैं, जो सही शब्द हैं, जिसका अर्थ सही है, उन शब्दों को जब देखते हैं तो उसका फिर विभाजन जब करेंगे तो दो प्रकार है, एक विकारी, दो अविकारी। विकारी शब्द चार है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द को जब देखते हैं तो क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। विकारी शब्द अपना एक अस्तित्व रखता है और वे कभी बदलते नहीं हैं। उनके बारे में आगे की कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे। विकारी शब्दों में लिंग, वचन आदि के कारण शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। मैं पहले बताया, विकारी शब्द कभी नहीं बदलेंगे। लिंग आने दो, वचन आने दो, कुछ भी आने दो, कारण आने दो, वे कभी भी बदलने वाला नहीं है। मगर अविकारी शब्दों में लिंग के साथ बदल जाता, वचन के साथ बदल जाता, इसका कारण रहता। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी शब्द, अव्ययी। जब वे अकेला रहते तब उसका कुछ अर्थ नहीं रहता, और किसी के साथ जुड़ जाएंगे तो उसका अर्थ बदल जाता है। अव्यय का अर्थ यह है। ऐसे शब्दों को ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। वर्णों के समुदाय विशेष को शब्द कहते हैं। यह वर्णों का जो समुदाय है, पहले बताया, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। यही व्यक्ति के विचारों का प्रतीक रूप में उच्चारित की जाने वाले ध्वनियों के समूह या संकेतों को शब्द कहते हैं। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यानी समूह, व्यक्ति के जो विचार, अपने दिमाग में जितने भी थॉट्स है, अपने दिमाग में जितने भी भावनाएं हैं, उन सबको हम लोग उच्चारित के द्वारा, मुख के द्वारा कहकर, ध्वनियों के द्वारा हम लोग जो बनाते हैं शब्दों को, उसी को कहते हैं। शब्दों के भेद जब देखते हैं तो ध्वनि संबंध और वर्णनात्मक संबंध। शब्द में भी फिर दो टाइप्स, एक ध्वनि यानी साउंड, साउंड आता शब्द में, और एक वर्णन यानी वर्णन के द्वारा हम लोग शब्दों के बताते। यानी कहने का मतलब, किसी भी भाषा के लिए पहला मूल तत्व
वर्णमाला है। वर्ण के बिना शब्द नहीं बनता, शब्दों के बिना वाक्यांश नहीं बनता, वाक्यांश के बिना भाषा संभव नहीं है। अब देखेंगे अपने सिलेबस में क्या है। पहला, टेट एग्जाम के लिए, टेट ये जो अध्यापक नियुक्ति के लिए जरूरी है, टेट परीक्षा अगर पास होंगे तो ही आप लोग डीएससी एग्जाम लिख सकते हैं। इसमें जो 30 मार्क्स का जो सेक्शन हिंदी है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। पहला, अपठित पद्य। दूसरा, अपठित गद्य, अननोन प्रोज, अननोन पोएट्री। देखिए, पद्य कहीं से भी दे सकते, गद्य कहीं से भी दे सकते, इसका उत्तर भी देते, प्रश्न के साथ उत्तर भी देते, 4 विकल्प भी देते, उसको आप लोग पहचाना। कैसा पढ़ने के लिए समय व्यर्थ होता। ये जो सेक्शन है 30 मार्क में 5-5 10 मार्क का है, कम से कम 33% मार्क्स इस सेक्शन से आएंगे। एक कुछ ग्रामर से संबंधित नहीं है, भाषा से संबंधित है, व्याकरण से संबंधित है, तो व्याकरण में हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, उससे संबंधित उत्तर तुरंत पहचान लेते हैं। यहां पर अपने समय को व्यर्थ करने के लिए बहुत ज्यादा संभावना है इन दोनों में, क्योंकि पहला गद्य समझना, पढ़ने के लिए समय लगेगा, पढ़ने के बाद समझने के लिए समय लगेगा, उसके बाद प्रश्न को पढ़ना है, बाद में उसके नीचे दिए गए 4 विकल्पों को हम लोग पहचानना है। कैसा गद्य तो आसान है, मगर पद्य कैसा, जो कुछ भी कहना चाहता है कवि उसका सार संक्षिप्त में अपने काव्यों में व्यक्त करता है। काव्य तो कठिन है, उसका अर्थ समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं बताता हूं, पढ़ने की आदत कीजिए। पहले हर दिन आप लोग कुछ ना कुछ पढ़िए, कम से कम 1 पेज पढ़िए, 1 पन्ना पढ़िए, कम से कम 1 इकाई पढ़िए, एक पद्य से संबंधित, एक गद्य से संबंधित कुछ ना कुछ पढ़िए। हिंदी में 1 पैराग्राफ, 1 इकाई या 1 पद्य को पढ़िए। पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से पढ़ने में तेज होते हैं, यानी स्पीड। उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में समय तो लगेंगे, समय व्यर्थ हुआ तो हुआ, मगर समय को आप लोग सदुपयोग करने के लिए व्यर्थ कर रहे हैं। अभी यहां पर हर 1 मिनट बहुत मूल्यवान है आपके लिए, क्योंकि समय भी बहुत कम रहता। 30 मार्क है, 30 मार्क्स, 30 बीट्स, 30 मिनट्स। इसका अर्थ हुआ 1 मार्क पाने के लिए आप लोगों को 1 मिनट में करना चाहिए। ये 5 मार्क के लिए 5 मिनट में पढ़ना, समझना और प्रश्न को आप लोग उत्तर भी देना संभव है। समय व्यर्थ होने की संभावना ज्यादा है, इसीलिए आप लोग हर दिन पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने में तेजी बढ़ती है। केवल पढ़ना ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ आप लोग समझने की कोशिश करना। जब पढ़ेंगे तो समझेंगे, तो प्रश्न पढ़ते ही उत्तर तुरंत पहचान लेंगे। नहीं तो क्या होगा, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना। ये सब अभ्यास के द्वारा ये होता है, इसीलिए ये अभ्यास निरंतर प्रक्रिया है। जब तक टेट एग्जाम, टेट परीक्षा नहीं होती, तब तक आप लोग क्या करना, हमेशा पढ़ते रहना। कुछ ना कुछ गद्य 1 इकाई पढ़ना, कुछ ना कुछ 1 पद्य पढ़ना, पढ़ना ही नहीं, पढ़कर उसका अर्थ समझने की कोशिश करना, कोशिश करके उससे आप लोगों को प्रश्नों को तैयार करना। उस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, हम तो आप लोगों को कैसे भी देंगे, अभ्यास के लिए तो देंगे, हम लोग यहां पर आप लोगों को समझाएंगे भी, मगर करने वाला तो आप है। जब आप खुद करेंगे तब आपको पता चलता है ये कितना कठिन कार्य है। इसके बाद व्याकरण से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जैसे वर्णमाला, शब्द के भेद, क्रम, घटना, कारक, काल, संधि, समास, लिंग,
वचन, शुद्ध अशुद्ध, समानार्थ, लोकोक्ति, मुहावरे, कवि, काव्य, रचना, क्रिया, अकर्मक, सकर्मक, वाक्य, वाक्य के भेद, कर्मवाच, कर्तवाच, भाववाच और कई प्रकार के जितने भी व्याकरण से संबंधित है आपके टेट सिलेबस में जितने होंगे उतना यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और डीएससी परीक्षा में जो सिलेबस रहेंगे उसके अनुसार वहाँ पर वो जो भी बिट्स है उससे संबंधित उसमें पढ़ाया जाएगा। अब आपके सिलेबस में जितने हैं ये संपूर्ण रूप से हर एक व्याकरण के जितने भी हैं सभी विषयों के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे। ये केवल पहला पार्ट है वर्णमाला के बारे में। ये एक भाग है 24 मार्क का और 6 मार्क शिक्षा से संबंधित अपने पाठ्य पुस्तक जो शिक्षण में पंडित शिक्षण में या बीएड में आप लोगों का पढ़ाई से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। किस प्रकार पढ़ाई होती है, पाठ योजना किस प्रकार बनाते हैं, मूल्यांकन किस प्रकार करना है, एक अच्छा वाक्य गुण क्या है, लक्षण क्या है। 6 अध्याय है, एक एक अध्याय से एक एक बिट आएंगे। यानी व्याकरण से संबंधित 24, 6 मार्क पाठ्य पुस्तक से संबंधित, कुल मिला के 30 मार्क। इसीलिए निरंतर कुछ ना कुछ पढ़ते रहना हिंदी से संबंधित पाठ्य पुस्तकों को। उस पुस्तक में गद्य के साथ साथ पद्य भी है तो बहुत अच्छा है। अभ्यास के लिए तो हम लोग आप लोगों को कई देंगे, बहुत कुछ देंगे। प्रैक्टिस करने के बाद जहां पर गलती होने की संभावना है उन गलतियों को भी समझाएंगे। यहाँ पर व्याकरण के साथ साहित्य से संबंधित प्रश्न भी आएंगे, यानी साहित्य के बारे में भी जानकारी जरूरी है। केवल ग्रामर से ही काम नहीं चलेगा, ग्रामर के साथ व्याकरण के साथ साथ साहित्य, साहित्य के साथ साथ शिक्षा जो पंडित ट्रेनिंग करके आए हैं आप लोग या जो बीएड करके आए उससे संबंधित मैटर, उससे संबंधित विषय के बारे में भी 6 मार्क है। यानी इन तीनों का मेल ही है ये 30 मार्क। इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ेंगे तो ही संपूर्ण मार्क पाने की संभावना है। आज यहां पर समाप्त करेंगे, अगला क्लास कल। धन्यवाद।